सुप्रभात प्यारे बच्चों। संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे। बेटा, पिछले वीडियो में हमने संस्कृत वर्णमाला को शुरू किया था, ठीक है। उसमें हमने भाषा क्या होती है उसको रीड किया था, ठीक है। क्या होती है भाषा? भाषा विचारों को आदान प्रदान करने का एक माध्यम है, ठीक है। उसके बाद हमने व्याकरण का अध्ययन किया था। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। क्लियर? फिर उसके बाद हमने भाषा की वर्णमाला को स्टार्ट किया था। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। और संस्कृत वर्णमाला के दो भेद होते हैं, उनमें एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अब देखिए, स्वर को हमने पिछली वीडियो में किया था, चलिए फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्वर जिन वर्णों की सहायता में जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, उसे स्वर कहते हैं। और स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वरों की संख्या 13 है और भेद 3 होते हैं। उनमें एक होता है हरिश्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। स्वरों की संख्या 13 है, उनमें हरिश्व स्वरों की संख्या 5 होती है और दीर्घ स्वरों की संख्या 8 होती है। क्लियर? और स्वरों को संस्कृत में अच भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, यानी जो व्यंजन स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं हो सकते हैं, बिना स्वरों की सहायता के वो अधूरे होते हैं, उसे व्यंजन कहते हैं। क्लियर? और संस्कृत में जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या होती है 33। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 या 33। संस्कृत में व्यंजनों को हल कहा जाता है। स्वरों को क्या कहा जाता है? स्वरों को कहा जाता है अच। और व्यंजनों को क्या कहते हैं? व्यंजनों को संस्कृत में हल भी कहा जाता है, क्योंकि इसके नीचे ये जो तिरछी लाइन लगी होती है, ये जो टेढ़ी लाइन लगी है, ये होता है हलंत। हलंत का तात्पर्य है ये जो स्वर है, ये जो व्यंजन है, ये स्वर रहित है, यानी इसमें अभी स्वर नहीं मिला हुआ है, ये बिना स्वर का है, इसीलिए ये आधा है और इस पर हलंत लगा हुआ है। यदि इसमें हम स्वर को ऐड कर देंगे तो ये कंप्लीट व्यंजन बन जाएगा और ये हलंत रहित हो जाएगा। क्लियर? तो संस्कृत में किसे कहते हैं व्यंजन? जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़े, यानी स्वरों की सहायता लेनी पड़े, ठीक है, उसे व्यंजन कहते हैं। संस्कृत में व्यंजनों की संख्या 33 होती है, ठीक है। और व्यंजन के कितने भेद होते हैं? व्यंजन के 3 भेद होते हैं। उनमें एक स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। चलिए अब स्पर्श व्यंजन क्या होता है उसे देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक होते हैं, इनकी संख्या 25 होती है। और स्पर्श व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जो हवा जो होती है वो मुंह में कुछ देर रुक कर फिर तेज गति से निकलती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों को 5 भागों में विभक्त किया गया है। इनमें काव्रग, चाव्रग, टाव्रग, ताव्रग और पाव्रग, ठीक है। और इन सब का उच्चारण स्थान अलग अलग होता है, क्योंकि जिह्वा जो है मुख के अलग अलग भागों को टच करती है। हमारे मुख से जो हवा निकलती है वो मुख के अलग अलग भागों को टच करती है, इसीलिए इनको अलग अलग उच्चारण स्थान भी दिए गए हैं। उच्चारण स्थान के विषय में हम अगली वीडियो में देखेंगे, पहले एक बार इनको क्लियर कर लेते हैं। तो स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय हवा जो है हमारे मुख के किसी भी भाग को टच करती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। क्लियर? उसके बाद देखिए अंतस्थ व्यंजन। देखिए हमारी बॉडी के अंदर हवा होती है और जब वो हवा हम किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हवा निकलती है। कई बार हवा व्यंजन का उच्चारण करते समय निकलती नहीं, हमारे मुख के अंदर ही रह जाती है, ठीक है। और 4 ऐसे व्यंजन वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय
हवा हमारे मुख के अंदर रहती है, इसीलिए उन व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उनकी संख्या 4 होती है, य, र, ल, व। ये 4 अंतस्थ व्यंजन हैं, ठीक है। और इनका उच्चारण करते समय हवा जो है मुख में ही रहती है। क्लियर? आगे देखिए, ऊष्म व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हवा तेज गति से एकदम बाहर निकलती है। कहने का तात्पर्य है मुख हवा को बाहर झटके के साथ फेंकता है, इसीलिए उनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक है। श, स, श और ह ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। क्लियर? आप चाहे इनको उच्चारण करके देख लो। स, श, स और ह, इनका उच्चारण करते समय हवा एकदम मुख से बाहर निकलती है, तो इसीलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। आगे देखिए, व्यंजनों के कुछ अन्य भेद भी होते हैं, उनको देख लेते हैं। उनमें एक होता है विसर्ग, दूसरा होता है जिह्वामूलीय, फिर उपधमानीय और अयोगवाह। क्लियर? अब देखिए विसर्ग किसे कहते हैं। संस्कृत में विसर्ग का प्रयोग 2 बिंदुओं के रूप में किया जाता है और इसका उच्चारण जो है वो ह के जैसा होता है, ठीक है। और ये देखिए कैसे यूज़ करते हैं, राम है, बालक है। क्लियर? जब हम विसर्ग को प्रयोग करते हैं तो वो स्थिति के ऊपर निर्भर होता है कि उसको कैसे प्रयोग करना है। यदि हम इसको आ के बाद प्रयोग करते हैं तो इसका उच्चारण स्थिर रहेगा, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। यदि इसको ई के बाद करेंगे तो इसका उच्चारण स्थान बदल जाएगा, क्योंकि ये किसी भी वर्ड के बाद यूज होता है तो उसी के अनुसार उसका उच्चारण स्थान भी बदल जाता है, ठीक है। बेशक इसको हम हा के रूप में प्रयोग करते हैं, हा की तरह इसका उच्चारण स्थान होता है, लेकिन स्थिति के अनुसार इसका उच्चारण स्थान बदल जाता है, ठीक है। अगर आ के साथ किया तो इसका उच्चारण स्थान रहेगा अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। यदि हम ई के बाद प्रयोग करते हैं तो इसका उच्चारण स्थान बन जाएगा ईचु यशानाम तालु। क्लियर? उसके बाद देखिए जिह्वामूलीय। जिह्वामूलीय का प्रयोग आधे हलंत के रूप में किया जाता है। हलंत का चिन्ह होता है ये वाला, जिह्वामूलीय का। लेकिन यदि हम इसमें से इसको हटा लेते हैं तो यह आधे विसर्ग जितना रह जाएगा और इसको कहते हैं जिह्वामूलीय। यदि क और ख से पहले प्रयोग करते हैं तो जिह्वामूलीय कहलाएगा और इसका प्रयोग सिर्फ वैदिक संस्कृत में होता था, अब नहीं होता है। उसके बाद उपधमानीय, ये जैसे क और ख के साथ आधे विसर्ग का प्रयोग किया जाता है, ठीक वैसे ही प और फ के साथ जब किया जाता है तो इसको उपधमानीय कहते हैं। क्लियर? इसका भी प्रयोग वैदिक संस्कृत में होता था, अब नहीं होता है। उसके बाद देखिए अयोगवाह। अयोगवाह किसे कहते हैं? हमारी संस्कृत में अयोगवाह जब विसर्ग और अनुस्वार और अनुनासिक का जब को मिलाकर जब किया जाता है तो उसे अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह देखिए, इसके 2 भेद हैं, एक होता है अनुस्वार, दूसरा होता है अनुनासिक। अनुस्वार जब इसका प्रयोग जिसका उच्चारण स्थान सिर्फ नासिका से होता है, ठीक है, सिर्फ नाक से जब हम बोलते हैं तो उसको अनुस्वार कहते हैं। जैसे कंश, कंस में जो ऊपर बिंदु है इसका उच्चारण स्थान, आप इसको स्पीक करके देखिए, नाक से हवा निकलती है। कंश, वंश, अंश, ठीक है, इसे कहते हैं अनुस्वार। लेकिन जिस वर्ण का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है तो उसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे हमारा जो ये चंद्र बिंदु है इसका उच्चारण स्थान मुख और नासिका दोनों से होता है। जैसे आँच, कांच, पाँच, इस तरह के जो वर्ड होते हैं उनको अनुनासिक कहते हैं। क्लियर? अगर बेटा यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, एक बार इनका फटाफट रिवाइज कीजिए। देखिए बेटा, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं, ठीक है। क, च, ट, त, प ये वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। और
वर्ण के दो भेद होते हैं, उनमें एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। और स्वर को हमने पिछली वीडियो में किया था, एक बार व्यंजन को फिर से रिवाइज कीजिए। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के नहीं हो सकता है, जिनके उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। संस्कृत में व्यंजन को हल भी कहते हैं, क्योंकि इसके नीचे जो तिरछी लाइन लगी होती है वो हलंत होता है, इसी कारण इसको हल कहते हैं। और यदि इसमें हम स्वर को ऐड करते हैं तो तब यह कंप्लीट व्यंजन बनता है। ओके, अब देखिए व्यंजन के 3 भेद होते हैं मुख्यतः, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, व्यंजनों की संख्या 33 होती है, इनमें से 25 तो स्पर्श व्यंजन होते हैं, क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन। उसके बाद अंतस्थ, इनकी संख्या 4 होती है, य, र, ल, व। क्लियर। उसके बाद 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 है, श, स, श और ह। ठीक है। उसके बाद कुछ अन्य भाग भी हैं, उनमें विसर्ग, जव्यमूलीय, उद्धमानीय, अयोगवाह। और अयोगवाह के भी 2 भेद होते हैं। ठीक है, इनमें अनुस्वार और अनुनासिक होते हैं। क्लियर। अब सब वर्णों के जब हवा हमारे मुख से निकलती है तो वो हवा मुख के भिन्न भिन्न भागों में टकराती है, और भिन्न भिन्न भागों में टकराने के कारण हर भाग का, हर वर्ण का उच्चारण स्थान अलग अलग दिया गया है। ठीक है, और अगले वीडियो में हम इनके उच्चारण स्थानों को पढ़ेंगे। क्लियर। तब तक आप इनको रिवाइज कीजिए। ओके। चलिए बेटा, आपके बुक में कुछ अन्य भागों का भी वर्णन किया गया है, एक बार उन पर नज़र डाल लेते हैं। उनमें अल्प प्राण, महाप्राण, घोष वर्ण और अघोष वर्ण को बताया गया है। अल्प प्राण वो होते हैं जिनमें कम श्वास की आवश्यकता होती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, और ये प्रत्येक वर्ण का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का। क्लियर। इसमें य, र, ल, व भी होते हैं। महाप्राण वो होते हैं जिनमें अधिक श्वास की आवश्यकता होती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ और ये जो ऊष्म वर्ण होते हैं इनको महाप्राण कहते हैं। फिर होते हैं घोष वर्ण, सभी वर्णों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण और य, र, ल, व जो ये हैं ये महाप्राण घोष वर्ण होते हैं। और अघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण और स, श, श और ह ये जो हैं ये अघोष वर्ण होते हैं। क्लियर। यदि अब भी किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम सभी वर्णों के उच्चारण स्थान के विषय में पढ़ेंगे। तब तक बेटा अपना ध्यान रखना, घर पर रहना और सुरक्षित रहना। ठीक है, और चैप्टर की रीडिंग फिर से करना एक बार। क्लियर।